जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए। दोस्तों 9 दिसंबर को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। पहला ही पेपर दोस्तों हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट का है। ओके, तो जैसे पहले ही दोस्तों मैं आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताकर आपकी तैयारी कराते जा रहा हूँ। आई होप दोस्तों मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताए थे फिजिक्स के आपने तैयार कर लिए होंगे। ओके, अब दोस्तों हम क्या है इस पेपर के माध्यम से आपका तैयारी करने वाले हैं। आपका सेट ए रहने वाला है। ओके, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको क्या है बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को देखते ही देखते आपकी तैयारी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते जाइएगा और जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार करते जाना है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहला आता है हमारा सही विकल्प रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है? अनंत होता है। तो अनंत इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो किसने की थी? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्स्टेड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो भंवर धाराओं का उपयोग धारा मापी, ओके, धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने में। नेक्स्ट है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है। आंख की विभेदन सीमा होती है। तो आंख की विभेदन सीमा आपको 1 डैश से आपको याद करके रखना है। ओके, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की किसने की थी? आपकी की थी चैडविक ने। तो चैडविक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपकी गोल्डस्टीन ने की थी। ओके, और आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पृथ्वी पर विद्युत विभव माना जाता है। पृथ्वी पर विद्युत विभव हमारा क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता डेडरस हो जाती है। तो धारिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या डेडरस होती है। क्या होती है? 6.25 × 10⁸ होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक संबंध होती है। तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ क्या संबंध होती है? तरंग एक से संबद्ध होती है। तरंग मतलब साथ साथ रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण है। इसका क्या कारण होता है? तो वृत्तीकरण का ये कारण हो गया। तो वृत्तीकरण इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम देश की दिशा को निर्धारित करता है। तो किसी प्रेरण की दिशा को निर्धारित करता है। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखें सही जोड़ियां। सही जोड़ियों में पहला है दोस्तों हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है अनुप्रस्थ होती है। तो पहला हो जाएगा। फिर समतल तरंगाग्र, तो जो समतल तरंगाग्र हो जाएगा ये आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है अनंत पर प्रकाश स्रोत। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो ये तीसरा हो जाएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ओके, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर नियम पर आधारित है? कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप बताइए। ओके, मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो आप क्या है साथ ही अच्छे से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता चुका हूं। ओके, 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा। ओके, 2-3 चैप्टर और रह गए हैं, जल्दी हम क्या है कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है चल कुंडली धारा मापी। तो चल कुंडली धारा मापी का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5वां। इसके बाद नेक्स्ट है बैंगनी रंग प्रकाश। तो प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विक्षेपण होता है बैंगनी रंग का। तो ये हो जाएगा आपका 6वां। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। 5 नंबर का रहता है। पहला है हमारा किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखने पर उसका पीरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीरकत्व दोस्तों क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओके, तो आपको इसके राइट आंसर क्या लिख देना है? जो स्वपीरकत्व है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओके, इसका नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है एच हमारा प्लांक है नीतांक तथा बी फोटोन की आवृत्ति है। तो हमें आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत आपको समीकरण पूछा जा रहा है। तो इसका क्या होता है? तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। 1/2 mv² रहने वाला है। साथ ही दोस्तों आपका एच बी माइनस बी नॉट आपका रहने वाला। ओके, गोलीय मैं आपको लिखित रूप में दिखा दूंगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी पर आपको संबंध बताना है। तो जो फोकस दूरी होती है, जो आपकी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ये आपका संबंध होता है। F = R/2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश के लिए पृथ्वी का वायुमंडल कैसा होता है? तो पारदर्शी होता है। दृश्य प्रकाश के लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आपका लिख लेना है। स्वपीरकत्व बढ़ जाता है। देखिए आइंस्टीन का आपका समीकरण आपको इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखिएगा। ये आपका रहने वाला। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्य। पहला हमारा एक विद्युत द्विध्रुव में कुल आवेश 0 होता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ओके, सत्य है। आगे देख लेते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वोल्ट मीटर विभव मापी से श्रेष्ठ होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, वोल्ट मीटर विभव मापी से श्रेष्ठ नहीं होता, विभव मापी होता। ओके, तो इसलिए आपका ये क्या हो जाना है, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध F=R/2, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर का मात्रक नहीं है, जो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा इसलिए आपको ये असत्य हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारे 7 असत्य हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें से। ओके, देख लेते क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 6वां कहता है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं अथवा है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। चलिए सॉल्यूशन हम समझ लेते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण हम देख लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहलाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तैयार करके रखना है। अब इतना सारा आपको नहीं लिखना, 2 नंबर का है ये, तो आपको केवल समझाने के लिए पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपका आंसर क्या है, अगर 2 लाइन में आपको बताना है तो आवेश का क्वांटीकरण होता है कि प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे क्या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ओके, आपको पता है जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते रहते हैं। ओके, तो जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा तो एक पूर्ण संख्या में आएगा। ऐसा नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे 2.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमेशा ऐसा होगा 1 इलेक्ट्रॉन गया 2 इलेक्ट्रॉन गया या 2 इलेक्ट्रॉन आए, इस प्रकार से होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन गया 1.5 इलेक्ट्रॉन गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है पूर्ण नंबर पर होता है। ओके, इसलिए वही बताया जा रहा है प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये आपको 2 लाइन तैयार कर लेनी है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ आपको पूछा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा आपको तैयार करके रखनी है, साथ ही इसकी विशेषताएं भी आपको तैयार करके रखनी है। समविभव पृष्ठ क्या कहलाता है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। समविभव, समविभव यानी समान विभव हो, ऐसा पृष्ठ या समविभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल दिया हुआ है, विशेषताएं भी आपको तैयार करके रखनी है कि समविभव पृष्ठ के तहत प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ओके, दूसरा है समविभव पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य परिरक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो विशेषताएं और आपको क्या है परिभाषा तैयार करके रखनी है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अथवा में हमसे पूछे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं, क्यों। चलिए इसे देख लेते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदेश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ये आपका दिया हुआ एम्पियर का परिपथीय नियम और इसमें आपको बताया जा रहा है। ओके, तो यार ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आप ये इसके रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ अच्छे से आपको तैयार कर लें, 2 लाइन में है और ये आपका क्या है 1 नंबर में भी आ जाता है, यानी 1 वाक्य में भी आ जाता है, तैयार करके आपको रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे तो समझ नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं, क्यों। तो क्यों नहीं होते, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या है बंद वक्र में होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या बंद वक्र के रूप में होती हैं, इसलिए क्या है इनका प्रारंभिक और अंतिम सिरा नहीं होता। जैसे गोला है तो गोला का मैं पूछूं कि इसका प्रारंभिक सिरा कौन सा है और अंतिम सिरा कौन सा है, तो आप पॉसिबल नहीं बताना। ओके, क्योंकि क्या गोला होता है उसमें प्रारंभिक और अंतिम समझ में नहीं आएगा। तो इसी वही बताया जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र में होती हैं, इसलिए इनके जो क्या है प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है स्वाप्रेरण की परिभाषा लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। ओके, फैराडे के दोस्तों आपके 2 नियम है। ओके, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के तो अक्सर पेपर में दूसरे नियम पूछा जाता है, तो बाकी आपको क्या दोनों नियम आपको तैयार करके रखने चाहिए। स्वाप्रेरण की परिभाषा पूछी जा रही है तो स्वाप्रेरण भी आपको तैयार कर लेना है, अन्य प्रेरण की परिभाषा तैयार कर लेना है, साथ ही दोस्तों स्वाप्रेरण अन्य प्रेरण में अंतर तैयार करके रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अगर दोस्तों हम कहें स्वाप्रेरण की परिभाषा देखें तो क्या होने वाली है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को क्या है स्वाप्रेरण कहते हैं। ओके, यदि किसी कुंडली में एक कुंडली है उसी के धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसी कुंडली में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही तो स्वाप्रेरण कहलाता है। इसी के साथ अनुप्रेरण की आपको परिभाषा तैयार करके रखना है। अनुप्रेरण में क्या होता है कि किसी कुंडली में धारा प्रवाह के मान में परिवर्तित करने पर उसके पास जो स्थित दूसरी कुंडली लगी है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। ओके, उस जो जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होकर दूसरी जो बगल में कुंडली लगी है उसमें प्रेरित धारा अगर उत्पन्न हो रही तो वो आपका अनुप्रेरण कहलाता है। ओके, बाकी आपका स्वाप्रेरण और अनुप्रेरण में अंतर दिए स्टडी स्वाप्रेरण और अनुप्रेरण, तो ये भी आपको दोस्तों तैयार करके रखना है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार अच्छे से कर लीजिए। लास्ट ये वाला पॉइंट है ये आपका यहाँ का है, ये वाला पॉइंट यहाँ का। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम आपको लिखना है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुम्बकीय फ्लक्स की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का दूसरा नियम। तो फैराडे का दूसरा नियम में आपका केवल इतना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुम्बकीय फ्लक्स की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लेना है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। जितने में आपको पहले ही आपको क्या चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। तो आपको दोस्तों क्लास 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से चैप्टर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, साथ ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं। अथवा में हमसे पूछा जा रहा है, लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए दोनों को हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दोस्तों हमसे संयुग्मी फोकस पूछा जा रहा है। संयुग्मी फोकस क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु जिनमें से एक पर वस्तु रखने पर दूसरे पर प्रतिबिंब बनता है और दूसरे वस्तु पर रखने पर पहले पर प्रतिबिंब बनता है, संयुग्मी फोकस आपका कहलाता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा, आपको पहली बार में पढ़ने में डिफिकल्ट लगता होगा। लेंस होता है, लेंस की मुख्य अक्ष पर कोई भी दो बिंदु, जिसमें एक बिंदु पर हम क्या वस्तु रखते हैं तो दूसरी बिंदु पर हमारा क्या बन रहा है, दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है। अगर दूसरी पर हम क्या वस्तु रख रहे हैं दूसरे बिंदु पर, तो पहले पर प्रतिबिंब बन रहा है, वो जो हमारा क्या कहलाएगा, संयुग्मी फोकस कहलाएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। बाकी नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी दोस्तों हम क्या लेंस को पानी में डुबोते हैं तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो लगभग 4 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है। बस केवल इतना आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, निरोधी प्रभाव क्या है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य, देहली आवृत्ति को आपको परिभाषित करना है। चलिए देख लेते हैं दोनों का सॉल्यूशन। जितने क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ वीडियो में देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। तो दोस्तों हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। निरोधी विभव से पूछा जा रहा है, तो प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। 2 लाइन का आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, 22 में आ चुका है। ओके, इसी के साथ दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उस पदार्थ को क्या है, देहली आवृत्ति कहते हैं। उस पदार्थ की क्या है, देहली आवृत्ति कहते हैं। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसमें जो पदार्थ में, हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, वो उस पदार्थ की क्या है, देहली आवृत्ति कहलाती है। वह न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार करके रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12th फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर आप दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर या हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, इसके बाद दोस्तों आप क्या है मेन बोर्ड एग्जाम है, सभी के लिए मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आप 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे और शॉर्ट में दोस्तों आपको 2 लाइन में आपको आंसर मिल जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट के, जिससे आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 11वां, बोर के मॉडल की 2 कमियां लिखिए। अथवा में है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 मुख्य निष्कर्ष लिखिए। सबसे पहले दोस्तों हमसे क्या है बोर मॉडल की 2 कमियां पूछी जा रही। तो बोर मॉडल की 2 कमियां क्या है कि इस पहला कमी है कि इस मॉडल के अनुसार केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, आयन, हीलियम, सोडियम आदि के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकती है। दूसरा कमी है इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखा की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये बोर मॉडल की 2 कमियां तैयार कर लीजिएगा। और आगे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त 2 मुख्य निष्कर्ष लिखिए। तो पहला निष्कर्ष कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, भीतर खोखला था, ये रदरफोर्ड ने बताया ओके अपने प्रयोग से। फिर दूसरा है परमाणु का संपूर्ण धन आवेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है। तो ये क्या है 2 मुख्य निष्कर्ष हैं, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज बल किसे कहते हैं। अथवा में 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो आपका लॉरेंज बल क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको क्या है 1 लाइन का आंसर इसका और 1 वाक्य में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 1 एम्पियर को परिभाषित करना है हमको। तो 1 एम्पियर का है 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। ये होता है आपका 1 एम्पियर। तो लॉरेंज बल 1 एम्पियर की परिभाषा अच्छे से आपको तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है प्रश्न क्रमांक 12वीं तक कंप्लीट कर लिया है और प्रश्न क्रमांक 12वीं तक आपके 2 नंबर के रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में से आपके क्या है 3 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है प्रश्न क्रमांक 13 में से आपके 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन रह जाते हैं उन्हें कवर करेंगे इस पेपर के। ओके, कि आपका पार्ट सेकंड में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूँ तैयार करते जाइएगा। साथ ही जो पहले ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, उनको भी दोस्तों आपको है अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।